Hello students, welcome to my YouTube channel Navodhan Chemistry Classes. My name is Yanshu Saxena and in today's video I will teach you the Heisenberg's uncertainty principle. So students, this principle is considered as one of the most important topics in the chemistry of class 11th as well as in the competitive exams like IIT, JEE and NEET. तो आज का जो वीडियो जो होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम लोग एक नए प्रिंसिपल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा प्रिंसिपल जो है, सबसे पहले आज की इस वीडियो में समझ लेते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो प्रिंसिपल है इसका हम लोग स्टेटमेंट पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ये जो प्रिंसिपल जो है ये किस लॉजिक के बेस पर दिया गया था या फिर इसके पीछे क्या रीजंस थे जिसकी वजह से ये प्रिंसिपल जो है वो एग्जिस्टेंस में आया। ठीक है, फिर इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो प्रिंसिपल जो है इसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है और लास्ट में इसके ऊपर हम लोग एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया आपको है? ठीक है, तो चलिए आज के हम इस वीडियो को शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए जैसा कि आपके सामने यहाँ पर एक टॉपिक भी लिखा हुआ है, ये क्या है? हीजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखिए तो हीजेनबर्ग तो ऑब्वियस सी बात है क्यों आया हो, क्योंकि ये जो जिन फिजिसिस्ट ने दिया फिर जिन केमिस्ट ने दिया था उनका नाम था वर्नर हीजेनबर्ग। ठीक है, ये एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, इन्होंने इस प्रिंसिपल को स्टेट किया था फिर प्रपोज किया था हीजेनबर्ग। ठीक है, और अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? अनिश्चितता। मतलब कि एक सर्टेनिटी का अपोजिट क्या होगा? अनसर्टेनिटी। और प्रिंसिपल माने सिद्धांत। ठीक है, तो हम लोग समझ लेते हैं कि आगे इसका स्टेटमेंट क्या है और इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पर यहाँ पर इस प्रिंसिपल का स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और ये काफ़ी ज़रूरी होता है, आपको याद भी होना चाहिए इस चीज़ के बारे में कि कोई भी अगर मान लिया आपसे पूछते हैं कि ये हीजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या है, तो आपको ये ओरली पता भी होना चाहिए, याद भी होना चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर लिखा भी हुआ है, इट इज़ इम्पॉसिबल to determine the position and velocity of any electron inside any atom with absolute certainty simultaneously। simultaneous का मतलब ये होता है कि दो चीज़ों का मान लीजिए साथ में अगर कंपेयर कर रहे हैं तो वो उसको simultaneously वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आप खाना भी खा रहे हैं साथ में टीवी भी देख रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? आई एम ईटिंग फूड एंड वॉचिंग टीवी साइमल्टेनियसली। ठीक है, जब मान लीजिए दो चीजें या फिर दो काम कभी भी साथ में हो रहे होते हैं तो उनको वहां पर साइमल्टेनियसली वर्ड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब समझ लेते हैं हम लोग यह प्रिंसिपल क्या कहना चाह रहा है। देखिए ये प्रिंसिपल का यहाँ पर सिर्फ इतना स्टेटमेंट है कि एटम के अंदर प्रेजेंट किसी भी इलेक्ट्रॉन की या तो पोजीशन को हम ज्यादा एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर उसकी वेलोसिटी को, दोनों यानी पोजीशन और वेलोसिटी को 100% एक्यूरेसी के साथ में कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, जैसे ही अगर मान लीजिए हम पोजीशन को अच्छे से मेजर करने जाएंगे तो वेलोसिटी में हल्के फुल्के अनसर्टेनिटी आ जाएगी, या फिर अगर वेलोसिटी को अच्छे से कैलकुलेट करने जाएंगे तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। समझ में आ गया आपको? स्टेटमेंट है, बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, इसको बस समझ में रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि ये प्रिंसिपल जो उन फिजिसिस्ट ने दिया था इसके पीछे यहाँ पर उनका लॉजिक क्या था, इसके पीछे रीजन क्या था। देखिए ये याद रखिए कि ये जो हमारा प्रिंसिपल जो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का भी और फिजिक्स का भी, स्पेशली मॉडर्न फिजिक्स का, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स जो है वो एटम्स के ऊपर ही जनरली बेस्ड रहती है। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल जो है ये काफी सारे एजम्पशंस और थ्योरम्स का भी उसमें बेस रहता है मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अब समझने आ रहे हैं इसका लॉजिक, इसके पीछे क्या था लॉजिक। ठीक है, तो अब समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए अगर सपोज बात कर लेते हैं, ये मान लीजिए ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, इसके अराउंड राउंड कर रहा है। ठीक है, तो आप जैसा कि जानते हैं कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? सब एटॉमिक पार्टिकल कहा जाता है। ठीक है, ये क्या होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। अब देखिए नॉर्मल आई से तो हम लोग एटम ही को नहीं देख पाते हैं, एटम को ही देखने में पॉसिबल हो जाता है, तो सब एटॉमिक पार्टिकल की बात ही छोड़ दीजिए। ठीक है, इसका मतलब इसकी पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए हमको एक स्पेशल मेथड और स्पेशल इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। तो जिस मेथड का यूज करके हम किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल की प्रेजेंस को या फिर किसी भी चीज को उसके चेक करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं, उस मेथड को बोला जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी आपने कई बार सुना भी होगा। एक्सरेज वगैरह होते हैं, एमआरआई होते हैं, माइक्रोवेव्स होती हैं, एफएम रेडियो वेव्स होती हैं, ये सारे के सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आती हैं। क्योंकि स्पेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? स्पेक्ट्रम, यानी कि साइंस की वो ब्रांच जो लाइट वेव से संबंधित होती है, उसी को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। समझ में आ गई आपको ये चीज है?
चलिए फॉर एग्जांपल हम ये जो इस एटम के अंदर यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, हम मान लीजिए इसकी पोजीशन को काफी अच्छे से या फिर एक्यूरेटली हम मान लीजिए मेजर करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम पोजीशन मेजर करना चाह रहे हैं तो मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका मतलब जाहिर सी बात है हम इसकी पोजीशन को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, एक लाइट वेव का ही तो यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ से ये एक लाइट वेव जो है ये इस तरह से हम इसके ऊपर स्ट्राइक करवा देते हैं, ठीक है। तो लाइट वेव्स किससे मिलकर बनी होती है, फोटोन से मिलकर बनी होती है। वेरी गुड, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि लाइट क्या होती है। अगर जैसे कि आपने सुना भी होगा कि डी ब्रोगली का रिलेशन था, क्या था वो, डुअल नेचर शो करते हैं। लाइट जो होती है वो वेव की तरह बिहेव करती है, पार्टिकल नेचर भी शो करती है। तो पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग लाइट क्या होती है, फोटोन पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को अच्छे से डिटरमिन करना चाह रहे हैं तो हम लोग ज्यादा वेवलेंथ की लाइट को यूज करेंगे या फिर कम वेवलेंथ की लाइट को यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसका मतलब यहाँ पर क्या है, वेवलेंथ से मतलब इतना समझ लीजिए। फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है और हमारे पास दो वेव हैं, एक ये इसकी वेवलेंथ सपोज ज्यादा है और इसकी वेवलेंथ मान लीजिए कम है। तो ये बताइए कि कौन सी वेवलेंथ की मदद से हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे। देखिए ऐसा आप समझ लीजिए, सपोज दैट मान लीजिए ये वेव यहाँ से चल रही है और ये इतना एरिया कवर कर रही है और ये वाली वेव जो वो इतना एरिया कवर कर रही है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक होने के चांसेस ज्यादा किसके रहेंगे, यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है इसकी वेवलेंथ कम होने वाली है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को मोर एक्यूरेटली मेजर करना चाहते हैं तो हमको एक स्मॉल वेवलेंथ की लाइट वेव का यूज करना पड़ेगा। इस चीज आपको समझ में आ गई है, ठीक है। तो यानी कि अगर हम स्मॉल वेवलेंथ की लाइट वेव का यूज करेंगे तो हम इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन डिटरमिन कर पाएंगे। समझ में आ गई आपको ये चीज है। चलिए देखिए अब आगे आप जानते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ एनी वेव जो होती है वो क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ होती है, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए क्या लिखा हुआ, न्यू लिखा हुआ, न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम जो लाइट वेव यूज कर रहे हैं उसकी हमने वेवलेंथ डिक्रीज कर दी है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। या फिर समझ में आ गई आपको ये चीज है। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए हम छोटी वेवलेंथ को यूज करेंगे, छोटी वेवलेंथ की लाइट वेव को यूज करेंगे तो उस वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, और उस लाइट वेव की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अब बात करें हम लोग फोटोन की हैं, तो फोटोन की एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जाती है, E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। तो यानी कि H तो कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, E जो यानी एनर्जी जो होगी उस फोटोन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, फ्रीक्वेंसी की होती है, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, फ्रीक्वेंसी हम लोग अभी बताया भी हमने आपको था कि लाइट वेव की हम लोग वेवलेंथ कम ले रहे हैं, इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, इसका मतलब उस फोटोन की एनर्जी भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो यानी अब जब वो लाइट वेव जो है जब वो इलेक्ट्रॉन से पे स्ट्राइक करेगी जा करके तो इसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब एनर्जी वो सारी की सारी ट्रांसफर कहाँ हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हो जाएगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आ जाएगी इसका मतलब उसकी पोजीशन भी चेंज हो जाएगी और उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। समझ में आ गई आपको ये चीज है। देखिए अगर मान लीजिए कोई भी एक छोटा सा पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है, फिर रखा हुआ मार्बल है, कोई भी कंचा है वो रखा हुआ है, अब अगर मान लीजिए आप उसको किसी भी चीज से स्ट्राइक करेंगे तो उसकी पोजीशन भी डिस्टर्ब हो जाएगी और साथ साथ में उसकी वेलोसिटी भी डिस्टर्ब हो जाएगी। समझ में आ गई आपको चीजें। इसका मतलब जब भी हम किसी भी लाइट वेव को फॉल कराएंगे, स्ट्राइक कराएंगे इलेक्ट्रॉन के ऊपर उसकी पोजीशन को डिटरमिन करने के लिए, तो उसकी पोजीशन और उसकी जो वेलोसिटी है वो दोनों की दोनों चेंज हो जाएगी। समझ में आ गई आपको ये चीज है। और अगर मान लिया आप फ्रीक्वेंसी कम करना चाहेंगे तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी, वेवलेंथ बढ़ जाएगी तो उसकी आप पोजीशन एक्यूरेटली डिटरमिन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि या तो आप उसकी पोजीशन अच्छे से डिटरमिन कर सकते हैं या तो आप इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके पीछे का आपको लॉजिक समझ में आ गया है, क्योंकि अगर मान ली वेवलेंथ हम छोटी यूज करेंगे तो एनर्जी ज्यादा हो जाएगी और एनर्जी ज्यादा होगी तो इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन की। और अगर मान ली हम वेवलेंथ बड़ी यूज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, उसकी पोजीशन की जो अनसर्टेनिटी है वो बढ़ जाएगी। समझ में आ गया आपको इसके पीछे का लॉजिक। वेरी गुड। अगर मान लिया आपका कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी क्वेरी होती है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में जाकर के बाद में उसको क्लियर करवा देंगे। समझ में आ गया आपको ये चीज है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और समझ लेते हैं इसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है। सिंपली मैथमेटिकल फॉर्म बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल जो होता है इसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये बोलती है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई, ठीक है।
इस यहाँ पे आपके हमने स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। एच क्या होता है? एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। वेरी गुड, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। एच इज प्लैंक कांस्टेंट और 4 पाई भी आप जानते हैं 4 क्या है और पाई भी, पाई ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब देखिए डेल्टा एक्स का मतलब क्या है? डेल्टा एक्स का मतलब होता है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। देखिए यहाँ पर एक्स का मतलब पोजीशन है, ठीक है। अब जानते हैं डेल्टा माने क्या होता है? चेंज। डेल्टा जो होता है वो चेंज को डिनोट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है डेल्टा एक्स, इसका मतलब होता है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ठीक है। और देखिए ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मोमेंटम की तो अभी तक बात ही नहीं की गई है, लेकिन जैसे ही देखिए हम आगे बढ़ेंगे जाकर के तो ये मोमेंटम वाली बात भी आपके सामने बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए आपके सामने ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अभी हम लोग इससे आगे बढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए पता चल जाएगा जो हमारा जो हमने आपको स्टेटमेंट बताया था बिल्कुल कंक्लूजन होता है उसमें, जो कोरोलरी इसको बोलते हैं ना, मतलब बिल्कुल लास्ट में जो बचेगा जा करके वो होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारा जो हमने अभी जो इक्वेशन लिखी थी वो थी डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई, ठीक है। ये आप याद रखिए, कई बार वेरी शॉर्ट आंसर में भी आता है। मान लीजिए आपके सामने बहुत सारे एमसीक्यूज में आपके सामने 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो उसमें पूछेंगे कि इसमें से कौन सी करेक्ट फॉर्म है हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, ठीक है। तो मान लीजिए आपको ये याद रखना है कि ग्रेटर देन का साइन किधर के लिए होता है और स्मॉल देन का साइन किधर के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट याद रखना है और साथ साथ में ये इक्वल टू का साइन भी लगा होता है, ठीक है। देखिए डेल्टा एक्स, अब आप जानते हैं कि मोमेंटम यानी कि p इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? डेल्टा p, ठीक है। मान लीजिए दोनों का अगर डेल्टा पी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन का मास तो डेफिनेट है, इसका मतलब अनसर्टेनिटी किस में आएगी? उसकी वेलोसिटी में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा पी किसके बराबर हो जाएगा? m डेल्टा v के बराबर। समझ गया आप ये चीज? देखिए मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। अब हम बात कर रहे हैं चेंज इन मोमेंटम की, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? देखिए मास तो नहीं चेंज किया इलेक्ट्रॉन का, क्या चेंज हो जाएगा? उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब हम डेल्टा पी की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, वो क्या हो जाएगी? m डेल्टा v इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। अब देखिए जो m जो है इधर के लिए ट्रांसफर हो जाएगा, ये आ जाएगा डेल्टा x इज इंटू डेल्टा v इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m। और ये जो हमारे सामने इक्वेशन आई जा करके सबसे ज्यादा यही यूज की जाती है न्यूमेरिकल्स वगैरह में, या फिर जो जनरलाइज फॉर्म जो आती है इस प्रिंसिपल की वो यही है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m। समझ में आ गई आपको ये चीज है? तो यानी कि अभी तो हम लोग 3 चीजें पढ़ चुके हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ चुके हैं, फिर उसके पीछे का लॉजिक जान चुके हैं कि ऐसा क्यों होता है, और थर्ड में हम लोग उसका इंटरप्रिटेशन पढ़ चुके हैं, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ चुके हैं। अब हम लोग चल रहे हैं आज की जो हम इसके टॉपिक पढ़ा है, जो प्रिंसिपल पढ़ा था, इसके ऊपर एक बेस हम लोग एक न्यूमेरिकल लेने जा रहे हैं। समझ में आ गई आपको ये चीज है? तो देखिए ऐसा कि आपके सामने एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, तो न्यूमेरिकल से पहले रीड कर देते हैं। लिखा हुआ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड एक्यूरेटली अप टू 0.001% इज, ठीक है। तो ये पूछ रहा है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन किसे डिनोट किया जाता है? डेल्टा एक्स से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये डेल्टा एक्स के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। देखिए और हमको गिवन क्या क्या चीज है? देखिए ये गिवन है वेलोसिटी है, ठीक है। तो हम लिख दे रहे वेलोसिटी क्या है? 300 मीटर पर सेकेंड। और ये क्या है? एक्यूरेसी दी गई है, कितने परसेंट है उसमें एक्यूरेसी, और किसकी है? ये डेल्टा वी की वैल्यू, डेल्टा वी कितना है? 0.001% है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और हमने सबको बताया था कि इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या होती है, वो हमारी इक्वेशन आई थी डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई m, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए न्यूमेरिकल्स की अगर बात की जाती है तो यहाँ पर ये जो ग्रेटर देन का साइन जो होता है ये ऐड करके सिंपली यहाँ पर ये इक्वल टू का साइन आ जाएगा, तभी न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। देखिए अगर हम लोग क्या निकालना है? डेल्टा एक्स निकालना है, तो डेल्टा एक्स किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m इंटू डेल्टा वी, ठीक है। और आप जानते हैं कि प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 होती है, ठीक है। और देखिए 4 तो यहाँ पर पहले से ही है, पाई की वैल्यू 3.14,
और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है ये तो आपको कम से कम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फिर जो उसका साइज जो होता है वो आपको इतना चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31, ठीक है। और हम बात कर ले रहे हैं किसकी, डेल्टा वी की। अब डेल्टा वी का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। तो सबसे पहले वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। तुम्हारी वेलोसिटी कितनी है, 300 है। और उसमें अनसर्टेनिटी यानी डेल्टा की बात करें, इसका मतलब क्या, उसमें अनसर्टेनिटी वो कितनी थी, 0.001। अब परसेंटेज में थी वो वैल्यू ना, अगर मान लीजिए तो अगर यूनिट के साथ में होती इतने मीटर पर सेकंड में तो इसको यहीं तक छोड़ देते, लेकिन ये किसमें थी, परसेंटेज में थी। इसका मतलब इसको हमको पहले 100 में कन्वर्ट करने के लिए इसको ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और लास्ट में जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे जाकर के तो वो वैल्यू आएगी 1.93 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आएगी, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन की वैल्यू आ जाएगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। हमने आपको आज पढ़ाया इस प्रिंसिपल के बारे में, और बाद में हमने इसके पीछे का लॉजिक बताया, इसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन, लास्ट में एक न्यूमेरिकल करवाया, ठीक है। तो आपको मान लीजिए आप कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप पूछ लीजिएगा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे सेफ। Thanks for watching my video. Do subscribe the channel, like the video and share to your friends. Thanks for watching.